अच्छा, पाकिस्तान के दावे में खास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15 उसने उसका कॉम्बिनेशन था, जिसके बारे में वेस्टर्न कंपनीज को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई। अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन का है, वो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। हमने J-10C को चीनी माल कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। J-10C और PL-15 एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित हुआ। भारतीय तज्जिया निगार परवीन स्वाहनी ने अंदर की बात बता दी। जीत भारतीय तज्जिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई। अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये फोर्थ जनरेशन का है, वो फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का। ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स है। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू वर्ल्ड बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया। अब JNK में इस तरीके के आतंकी हमले तो होते रहते हैं, और ये रुकने वाले थोड़ी ना है। तो अभी क्या होगा, एक और चीज़ प्रधानमंत्री ने बोल दी है, और वो ये बोली है कि कोई भी आतंकी हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही थी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है, जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है, जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। वो जो एक रात का हुआ था, वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस रात को हमारे भी जहाज उड़े थे, उनके भी जहाज उड़े थे अपनी साइड पे। दोनों ने किसी की एयर स्पेस के अंदर नहीं आए। तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स, उसके साथ उन्होंने दागा। पर उन्होंने क्या किया, 7 तारीख को ही उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 3 अफसर हैं, एयर मार्शल औरंगजेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया, और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है, जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। तो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया, उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे DG एयर हैं,
कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए। तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है। वो हमेशा चलता तो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में खास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसने उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है। माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफाल के, उसका स्टॉक गिर गया। अरे भाई, तो कुछ तो हुआ है ना उस रात को। तो आप अगर उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात देखिए, जैसे बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये लड़ाई नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। इसी वक्त पे ही तो इंफॉर्मेशन वॉर होती है। हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था जो हमारे टेलीविज़न पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पे। वहाँ भी हुई होगी नौटंकी, मैं दिखी नहीं, पर वहाँ उन्होंने कुछ सीरियस काम भी कर दिया। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है Credible लगे। क्रेडिबल लगे। उन्होंने वो कर दिया, तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जर्नल्स हैं, ये जर्नल्स हैं, दुनिया के अखबार हैं, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो, फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की सरकार एयरफोर्स की बात सुनना शुरू कर दे, और उसके लिए ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा CDS है, ये मेरी सोच है और बहुत सोचा है मैंने इसके बारे में, इस CDS को, अनिल चौहान को सिर्फ आर्मी के बारे में समझ में आता है, और लड़ाई आर्मी नहीं करेगी। अगली लड़ाई शुरू होगी एयरफोर्स से। या तो आप इसको ऑपरेशनल इशू से अलग कर दीजिए, अनिल चौहान को बाकी काम करें वो जो कर रहे हैं, और जो है कहना ये चाह रहा हूँ, आप फ्री हैंड दीजिएगा इंडियन एयरफोर्स को। वहाँ आज भी समझदार लोग हैं। इंडियन एयरफोर्स को तय करने दीजिए कि उसको कौन से जहाज चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको तय ना करे। उसी तो हम कई तरीके से इसको सुधार सकते हैं, पर ये कहना कि एक अच्छी सिक्योरिटी टीम ये ला सकते हैं, तो साहब ये नहीं ला सकते। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं इस पूरी सिक्योरिटी टीम को पिछले 10-11 साल से देख रहा हूँ, एक ऐसे नज़रिया से जिससे विद 40 ईयर्स एक्सपीरियंस मेरा, तो मैं हर तरीके से देख रहा हूँ। ये सिर्फ नाक तक देख पाते हैं, उसके आगे नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ, ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से, ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक क्राइसिस सिचुएशन। इसे भी हम समझना चाहते हैं जी। क्योंकि आम समझ में हाँ यह युद्ध था, हाँ, और तो बार बार कहा गया युद्ध था, टेलीविजन चैनल्स में भी युद्ध चल रहा था। बिल्कुल लेकिन मैं आपको सुन रहा था और बाकी लोगों को भी सुन रहा था, और वे कह रहे थे ये युद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या था? हाँ, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बताना इसके बारे में। पहले तो मैंने जैसे आपसे बोला, न्यू नॉर्मल है। एक मान लीजिए, जो ना हो तो अच्छा ही है, एक आतंकी हमला हो गया, इसके ऊपर से लिफ्ट जो एम्बार्गो है वो हट गया। एम्बार्गो जैसे ही हटेगा, उसके पास भी बहुत असला है। हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है, इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, ये जो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई से 3 बड़े कदम नीचे है। और वो 3 कदम क्या है, ये जो हमने देखा था, इसको हम बोलते हैं ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। ये क्राइसिस हो गई। क्यों क्राइसिस हो गई? क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए, वो लड़ाई है।
तो अभी हमने जो देखा बहुत लिमिटेड तरीके से काम हुआ, एक एयर वॉर हुई एक रात को, उसके बाद ये सब चलता रहा जो न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके बाद अगला स्टेप होगा जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में सक्रिय, हाँ, ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, दो तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे जरूर पूछेगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन जो होती है कैसे लड़ेंगे वो एक जैसी थी, बिल्कुल। उसका मतलब ये होता है कि जो फौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें दो तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फ़ौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है उनकी फ़ौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेज हैं, स्ट्राइक फोर्सेज हैं, रिजर्व फोर्सेज हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे, उनकी फ़ौज 1 हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक बार फ़ौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती। उसमें एक तरीका होता है लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है।